नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल मुकेश महेंद्र एजुकेशन पर। और जय हिंद साथियों, नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल महेंद्र बिहार कोचिंग पर। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं कक्षा 12 दोस्तों पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर नंबर हमारे रहने वाला है। दोस्तों आप देख सकते हैं छठा चैप्टर पर्यावरण और प्राकृतिक संसाधन, फिर एक ही चैप्टर बचेगा दोस्तों, फिर दोनों बुक कंप्लीट हो जाएगी, फिर हम लगाएंगे दोस्तों मैराथन क्लास। ठीक है, तो दोस्तों तैयारी हम कर रहे हैं ब्लूप्रिंट के आधार पर। दोस्तों देखिएगा ब्लूप्रिंट के अनुसार हम चल रहे हैं। आज हमारे जो है चैप्टर दोस्तों पॉलिटिकल के अंदर देखिएगा कक्षा 12 राजनीतिक विज्ञान बोर्ड 2024। ठीक है, ब्लूप्रिंट बोर्ड परीक्षा 2024 5 नंबर का ये चैप्टर है और इस वीडियो को देखने के बाद आप 5 नंबर आपके पक्के हो जाएंगे दोस्तों। ठीक है, तो आज हमारा जो चैप्टर रहने वाला वो रहने वाला दोस्तों पर्यावरण और प्राकृतिक संसाधन। ठीक है, पर्यावरण और प्राकृतिक संसाधन, और एक वस्तुनिष्ठ प्रश्न इस चैप्टर से आएगा जो कि 1 नंबर के अंदर पूछा जाएगा, और एक रिक्त स्थान वाला प्रश्न आएगा जो कि 1 नंबर के अंदर पूछा जाएगा, और एक आपके अति लघुतरात्मक प्रश्न होगा जो 1 नंबर के अंदर पूछा जाएगा, और एक लघुतरात्मक प्रश्न होगा जो 2 नंबर के अंदर पूछा जाएगा दोस्तों। तो इस चैप्टर से कुल मिला के दोस्तों 4 प्रश्न पूछे जाने वाले हैं, और ये तो चैप्टर है आपके 5 नंबर का चैप्टर है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, मैं निःशुल्क आपकी तैयारी जो है ब्लूप्रिंट के अनुसार YouTube चैनल पर बिल्कुल फ्री करवा रहा हूं। ठीक है, आप सभी जो है क्लास से अटेंड करते रहे। ठीक है, बाकी दोस्तों मेरे कोई ऐप बना हुआ नहीं है, और हाँ देखिएगा ये जो अगर पूरे में से पूरे नंबर आप लाना चाहते हैं तो ये मेरी क्लास आप सभी अटेंड करते रहना ब्लूप्रिंट के अनुसार, सभी चैप्टर वाइज जरूर देखना आपको। ठीक है, एक से लगा के। अब क्या है दोस्तों, अगर एक सीरीज और आपको पढ़नी पड़ेगी, पूरे नंबर लाने हैं तो नीचे व्हाट्सएप नंबर दे रखे हैं 8955661301। इन नंबरों पर व्हाट्सएप पर आप मैसेज हमें करना। 30 रुपए में आपको एक सीरीज मिलेगी। 30 रुपए कोई ज्यादा नहीं है दोस्तों। बाकी देखो न तो मेरे कोई ऐप बना हुआ है, आप बड़े बड़े चैनल देखते होंगे, वहां पर ऐप के अंदर ही दोस्तों यानी फीस रख रखी है 200 रुपए, 250 रुपए, 400 रुपए, इस प्रकार से। ठीक है, बिल्कुल 30 रुपए तो सभी के पास होंगे, तो उस सीरीज को ले लेना और अच्छे से मोबाइल से पढ़ लेना दोस्तों। बाकी आपके पास जिन्होंने खरीद चुके हैं पहले, तो वो तो क्या है कि दोस्तों अच्छे से उनको पढ़ते रहे। ठीक है, सीरीज को आपको अच्छे से पढ़ना है, और साथ ही मेरी ये क्लास जो है वो रेगुलर अटेंड करनी है। तो हम स्टार्ट करते हैं बिना आपका टाइम गवाए। तो आज हम चैप्टर नंबर 6 की बात करेंगे पर्यावरण और प्राकृतिक संसाधन दोस्तों। तो स्टार्ट करते हैं। तो यहां पर देखिएगा इस चैप्टर से जो है पहले वस्तुनिष्ठ प्रश्न आएगा। एक तो वस्तुनिष्ठ होगा, एक रिक्त स्थान वाला होगा, एक अति लघुतरात्मक प्रश्न होगा, और एक लघुतरात्मक प्रश्न होगा जो 2 नंबर के अंदर पूछा जाएगा। कुल मिलाकर ये चैप्टर 5 नंबर का चैप्टर है। तो इसमें देखिएगा पहला क्वेश्चन आपके सामने जो पूछा है वो ये पूछा है पहला क्या प्रश्न पूछा है, ये ऑब्जेक्टिव में आएंगे दोस्तों, वस्तुनिष्ठ में आएगा ये प्रश्न। देखिएगा पूछा है कि क्लब ऑफ रोम समूह ने लिमिट्स टू ग्रोथ नामक पुस्तक कब प्रकाशित की। देखिएगा दोस्तों विद्वानों का एक समूह है जिसका नाम है क्लब ऑफ रोम। ठीक है, इन्होंने एक पुस्तक लिखी थी लिमिट्स टू ग्रोथ। ठीक है, कौन सी पुस्तक लिखी थी? लिमिट्स टू ग्रोथ नामक पुस्तक कब प्रकाशित की थी? तो दोस्तों ये पुस्तक जो है वो कब प्रकाशित हुई थी? लिमिट्स टू ग्रोथ नामक पुस्तक ये 1972 में प्रकाशित हुई थी। ठीक है, ये जो पुस्तक है ये विद्वानों का एक समूह था क्लब ऑफ रोम, इन्होंने लिखी थी। ठीक है, और कब लिखी? 1972 में। अब आपको ये याद रखना है, इस पुस्तक में ये बात दर्शाई गई, इस बात के बारे में बताया गया कि ये जो है दोस्तों लिमिट्स टू ग्रोथ यानी लगातार जनसंख्या बढ़ रही है तो किस प्रकार जो है संसाधनों में कमी आ रही है। ठीक है, ये इसी पुस्तक में बताया गया है। तो आपको याद रखना है ये लिमिट्स टू ग्रोथ नामक जो पुस्तक है वो 1972 में जो है प्रकाशित होती है। आपके सामने यहां पर देखिएगा दूसरा क्वेश्चन कि रियो सम्मेलन का दूसरा नाम है पृथ्वी सम्मेलन। क्या नाम है दोस्तों? पृथ्वी सम्मेलन। ये जो रियो सम्मेलन है, पृथ्वी सम्मेलन है, ये किस देश में हुआ? तो ये हुआ था ब्राजील में। किस देश में हुआ था दोस्तों? ब्राजील में। और ब्राजील का एक शहर है जिसका नाम है दोस्तों रियो डी जेनेरिया। कौन सा शहर है? रियो डी जेनेरिया। याद रखना आप सभी, रियो डी जेनेरिया शहर में दोस्तों ये सम्मेलन हुआ था। ठीक है, रियो सम्मेलन, पृथ्वी सम्मेलन कब होता है? ये होता है 1992 में। कब होता है? 1992 में। ध्यान रखना आप सभी, ध्यान रखना दोस्तों, 1992 में यह सम्मेलन हुआ था, रियो सम्मेलन, पृथ्वी सम्मेलन, ब्राजील के रियो डी जेनेरिया शहर में, जिसमें 170 देश थे। कितने देश थे दोस्तों? 170 देश थे, और हजारों स्वयंसेवी संगठन थे। ध्यान रखें, तो यह प्रश्न भी आपके पूछा जा सकता है, रियो सम्मेलन कब हुआ, कहां हुआ। ठीक है, आप सभी ध्यान रखना, रियो सम्मेलन को ही पृथ्वी सम्मेलन कहते हैं। अब देखिएगा आपके सामने तीसरा क्वेश्चन भी मोस्ट इंपोर्टेंट है दोस्तों, अवर कॉमन फ्यूचर। देखिएगा अवर कॉमन फ्यूचर शीर्षक ब्रटलैंड रिपोर्ट कब छपी? तो ये जो रिपोर्ट है दोस्तों ये छपी थी 1987 में। ठीक है, यानी दोस्तों रियो सम्मेलन 1992 में हुआ था। ठीक है, इससे पहले छप गई थी, 5 साल पहले जो है ये रिपोर्ट छपी 1987 में, और इसके 5 साल बाद जो है वो पृथ्वी सम्मेलन, रियो सम्मेलन हो गया। ठीक है, 1992 में तो हुआ था रियो सम्मेलन, इससे पहले जो है वो अवर कॉमन फ्यूचर शीर्षक रिपोर्ट छपी थी। ठीक है, और फिर इसके बाद में हो गया था पृथ्वी सम्मेलन, रियो सम्मेलन। तो आपको ये ध्यान रखना दोस्तों, ये प्रमुख जो क्वेश्चन मैंने आपको बताए ये ऑब्जेक्टिव में पूछे जाएंगे दोस्तों। और बहुत से आपके कमेंट भी आ रहे थे, पता नहीं किसने कमेंट किया कि आप
स्क्रीनशॉट लेने दीजिएगा, तो बिल्कुल एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ठीक है, फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ठीक है, आप देख सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट। चलो तो फिर हम आगे देखते हैं, आगे देखिएगा आपके सामने चौथा क्वेश्चन ये है कि विश्व का सबसे बड़ा तेल उत्पादक, ध्यान रखो दोस्तों, तेल उत्पादक पूछा है कि विश्व का सबसे बड़ा तेल उत्पादक क्षेत्र कौन सा है, तो वो है आपका सऊदी अरब। कौन सा है दोस्तों, याद रखना आप सभी, सऊदी अरब दोस्तों, ध्यान रखना, सऊदी अरब ये विश्व का सबसे बड़ा तेल उत्पादक क्षेत्र है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया है, पूछा जा सकता है दोस्तों। इसके अलावा देखो अगला क्वेश्चन आपके सामने ये है, चिल्ले में नामक मूलवासी रहते थे, तो यहां पर खालिस्तान में, रेगिस्तान में इसी प्रकार से प्रश्न पूछे जाने वाला है दोस्तों, ये प्रश्न भी कई बार पूछा गया है। तो चिल्ले में था दोस्तों कौन सा, मापुसे, याद रखना, मापुसे नामक जो है मूलवासी रहते थे, ठीक है। छठा क्वेश्चन देखो, छठा क्वेश्चन है आपके सामने कि खालिस्तान से पर्यावरण के मसले ने जोर पकड़ा, यानी पर्यावरण को लेकर जो है प्रमुख चिंतित होने लगे देश, तो पर्यावरण के मसले ने जोर कब पकड़ा, तो ये पकड़ा था 1960 के दशक में। कब दोस्तों, 1960 के दशक में, 1960 के दशक से दोस्तों आप याद रखेंगे, ऐसे लिखेंगे 1960, ठीक है, 1960 के दशक, 1960 के दशक लिखना जरूरी है दोस्तों, दशक का मतलब हो गया 1960 के दशक का मतलब हो गया 1960 और 1970 के बीच का समय। तो 1960 के दशक में जो है पर्यावरण के मसले ने जोर पकड़ा था दोस्तों, पर्यावरण को लेकर चिंतित रहने लगे दोस्तों, लगातार जो है प्रदूषण फैल रहा, प्रदूषण बढ़ रहा है, ठीक है, इस प्रकार से जो है पेड़ पौधों की निरंतर कटाई हो रही है, तो लोग जो है सोचने लगे कि प्रमुख देश जो है वो चिंतित होने लगे कि आगे आने वाले समय के अंदर क्या होगा, तो इस प्रकार से जो है पर्यावरण के मसले ने जोर पकड़ा था 1960 के दशक में। और सातवां देखो कि भारत में, ठीक है, इंडिया में दोस्तों बताओ खालिस्तान में ऊर्जा संरक्षण अधिनियम पारित हुआ, ये प्रश्न भी आप सभी को ध्यान रखना दोस्तों, एक तो है यहाँ पर ऊर्जा संरक्षण अधिनियम और एक है आपके सामने दोस्तों बिजली संरक्षण अधिनियम। ये प्रश्न आपके पूछे जाएगा दोस्तों, बिजली संरक्षण अधिनियम देखिएगा, एक है आपके सामने ऊर्जा संरक्षण अधिनियम और एक है बिजली संरक्षण अधिनियम। ये जो है भारत में दोस्तों, भारत में 2001 में जो है ऊर्जा संरक्षण अधिनियम पारित हुआ था, और ये जो बिजली संरक्षण अधिनियम है ये 2003 में पारित हुआ था दोस्तों, ध्यान रखना आप सभी, 2003 में बिजली संरक्षण अधिनियम और 2001 में दोस्तों ऊर्जा संरक्षण अधिनियम, ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा देखिएगा अंटार्कटिका संधि, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है आपके सामने दोस्तों, अंटार्कटिका जो संधि है ना दोस्तों, अंटार्कटिका संधि पूछा है कि अंटार्कटिका संधि खालिस्तान में हुई, कब हुई थी, पर्यावरण को लेकर प्रमुख 3 संधियां होती है दोस्तों, एक होती है आपके सामने अंटार्कटिका संधि और एक होती है दोस्तों आपके सामने देखिएगा, एक होती है दोस्तों आपके सामने अंटार्कटिका, देखिएगा अंटार्कटिका पर्यावरण न्यायाचार संधि, अंटार्कटिका पर्यावरण न्यायाचार संधि, न्यायाचार संधि, ठीक है, न्यायाचार संधि, एक तो ये हो गई, और एक और है दोस्तों आपके सामने देखिएगा, एक और मैं लिख देता हूं यहां पर आपके सामने देखो, मॉन्ट्रियल न्यायाचार, क्या है दोस्तों, मॉन्ट्रियल न्यायाचार संधि, मॉन्ट्रियल न्यायाचार संधि, ध्यान रखना, न्यायाचार संधि दोस्तों, ठीक है, चल भाई चल, न्यायाचार संधि। अब क्या है, एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि अंटार्कटिका संधि कब हुई, तो ये हुई थी 1959 में, ध्यान रखना 1959 में, कब हुई थी, 1959 में जो है वो अंटार्कटिका संधि हुई, और जो अंटार्कटिका पर्यावरण न्यायाचार संधि दोस्तों ये हुई थी 1991 में, कब हुई थी, 1991 में, और एक है आपके सामने मॉन्ट्रियल न्यायाचार संधि जो हुई थी, कब हुई थी दोस्तों, मॉन्ट्रियल न्यायाचार ये हुई थी 1987 में, और 1987 में ही दोस्तों अवर कॉमन फ्यूचर रिपोर्ट छपी थी दोस्तों। तो ये कुल मिलाकर दोस्तों ये प्रश्न आपके हमने जो देखे हैं ये वस्तुनिष्ठ और रिक्त स्थान में पूछे जाएंगे। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अति लघुत्तरात्मक प्रश्न, ठीक है, तो इनको आप अच्छे से जो है वो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, फटाफट जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा दोस्तों। चलो फिर हम आगे चलते हैं, तो यहां पर देखिएगा प्रमुख आ गया 9वां क्वेश्चन आपके सामने दे रखा है, नवा क्वेश्चन है कि क्योटो प्रोटोकॉल कब वे कहां हुआ था, मोस्ट इंपोर्टेंट है दोस्तों क्योटो प्रोटोकॉल, तो कई बार एग्जाम में ये पूछा गया है क्योटो प्रोटोकॉल वाला, देखिएगा ये कब और कहां हुआ था, तो क्योटो प्रोटोकॉल जो है ये कब और कहां हुआ था, तो ये हुआ था 1997 में, आपको दिखाई दे रहा है क्या दोस्तों, स्पष्ट तरीके से 1997 में, आपको ध्यान रखना है 1997 में जापान से जो है, जापान से इसकी शुरुआत होती है क्योटो प्रोटोकॉल की। क्योटो प्रोटोकॉल की शुरुआत, क्योटो प्रोटोकॉल कब वे कहां से हुआ, तो 1997 में इसकी शुरुआत हुई जापान से, मोस्ट इंपोर्टेंट है। इसके अलावा देखो अगला क्वेश्चन, ये आपके अति लघुत्तरात्मक प्रश्न में पूछे जाएंगे दोस्तों, ध्यान रखें अच्छे से। मैं अब आपके पास समय बहुत कम बचा है दोस्तों, अब समय बहुत कम बचा है, अब तो तैयारी कर लो दोस्तों, अगर अब भी नहीं संभले तो फिर दोस्तों मात तो पकड़ रोइयो, फिर बाद में दोस्तों रोना पड़ेगा, ठीक है, इसलिए ऐसा नहीं करना है, अब से सुधर जाओ, अब भी हमारे पास बहुत समय है दोस्तों, इस समय का सही सदुपयोग करना है। वैश्विक ताप वृद्धि के लिए कौन सी गैसों का उत्तरदायी ठहराया गया है, तो देखो वैश्विक ताप वृद्धि के लिए कौन सी गैस है, तो यहां पर देखो आपके सामने जैसे एक तो CO2 हो गई,
ठीक है, CO2, कार्बन डाइऑक्साइड हो गई, इसके अलावा मीथेन हो गई, मीथेन, ये प्रमुख गैसें हैं, ठीक है, CO2, मीथेन, ये दोस्तों वैश्विक तापवृद्धि के लिए इन गैसों को जो है वो उत्तरदायी ठहराया गया। CO2 मतलब कार्बन डाइऑक्साइड। इसके अलावा देखो आगे है आपके सामने 11वां क्वेश्चन, जो ओजोन परत है, ओजोन परत के क्षरण में, मतलब ओजोन परत को हानि पहुंचाने के लिए कौन सी गैसों को उत्तरदायी माना गया है, यानी ऐसी कौन सी गैस है जो ओजोन परत को छेद कर रही है, हानि पहुंचा रही है दोस्तों। तो ओजोन परत के क्षरण के लिए कौन सी गैस, तो वो है CFC गैस। कौन सी गैस है? CFC गैस, जिसे हम फ्लोरोकार्बन। तो ओजोन परत के क्षरण के लिए कौन सी गैस को उत्तरदायी माना गया है, तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन। फुल फॉर्म भी पूछी जा सकती है, CFC की फुल फॉर्म बताओ तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन। आगे देखो दोस्तों, भारत ने क्योटो प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर कब किए थे? दोस्तों भारत ने क्योटो प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर कब किए थे? तो ये किए थे 2002 में। आपको याद रखना है, क्योटो प्रोटोकॉल की शुरुआत 1997 में जापान से होती है दोस्तों, याद रखें। और इसे कब लागू किया गया? 2005 में लागू किया गया क्योटो प्रोटोकॉल को, और इस भारत ने 2002 पर इस पर हस्ताक्षर किए थे। संयुक्त राष्ट्र संघ ने मूलवासियों की परिभाषा कब दी? तो ये दी थी दोस्तों 1982 में। कब दी थी? 1982 में। यानी संयुक्त राष्ट्र संघ ने यह परिभाषा दी मूलवासी। मूलवासी का मतलब जो मौजूदा निवास में रह रहे अब, ठीक है, जिनका जन्म किसी क्षेत्र में हुआ हो और वही के वो मूल निवासी है, ठीक है, लंबे समय तक जो है वही रह रहे हो, ये मूल निवासी। इस प्रकार से संयुक्त राष्ट्र संघ ने परिभाषा दी थी 1982 में, आपको ध्यान रखना है। आगे देखो 14वां क्वेश्चन है आपके सामने कि ओजोन परत में छेद होने से आप क्या समझते हैं? हमें पता है कि ओजोन परत को छेद कर रही है कौन सी गैस? CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। अब आखिर जो है ओजोन परत में छेद होने से आप समझते क्या है? तो धरती के ऊपरी वायुमंडल में, देखो धरती वायुमंडल आपको पता है, सौरमंडल, समता मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल, बहिर्मंडल, 5 मंडल है, जिसमें जो है दोस्तों धरती के ऊपरी वायुमंडल में जो है ओजोन गैस की मात्रा में लगातार कमी हो रही है। किस गैस की मात्रा में? ओजोन गैस की मात्रा में लगातार कमी हो रही है, तो इसे ही कहा गया है ओजोन परत में छेद होना। तो ये प्रमुख आप जो है स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा फटाफट 9 से लगाकर प्रमुख 14 क्वेश्चन का, तो ये हमारे अति लघुतरात्मक प्रश्न के रूप में पूछे जाएंगे। अब देख लेते हैं प्रमुख आगे दोस्तों आपके सामने 15वां क्वेश्चन। 15वां क्वेश्चन है कि क्योटो प्रोटोकॉल क्या है, और ये 2 नंबर के अंदर पूछा जाएगा दोस्तों, ये आपके लघुतरात्मक में आएगा। तो क्योटो प्रोटोकॉल है क्या? क्योटो प्रोटोकॉल एक अंतरराष्ट्रीय संधि है जिसे ग्लोबल वार्मिंग द्वारा हो रहे जलवायु परिवर्तन को रोकने के लिए बनाया गया था। आपको पूछा जाएगा इसकी शुरुआत कब हुई थी? तो इसकी शुरुआत हुई थी 1997 में। ध्यान रखना 1997 में जो इसकी शुरुआत हुई थी, कहां से होती है? जापान से। प्यारे मित्रों आप सभी को ध्यान रखना है, शुरुआत कब हुई थी? 1997 में। 1997 में जापान, 1997 में जापान में इसकी शुरुआत हुई थी। और इसमें भारत ने इस पर हस्ताक्षर कब किए थे? तो 2002 में किए थे। ये क्योटो प्रोटोकॉल कब लागू हुआ? तो 2005 में इसे लागू किया गया था। क्योटो प्रोटोकॉल क्या है? एक अंतरराष्ट्रीय संधि है। क्या है? एक अंतरराष्ट्रीय संधि है जिसे ग्लोबल वार्मिंग द्वारा हो रहे जलवायु परिवर्तन को रोकने के लिए बनाया गया था। तो याद रखें इसकी शुरुआत कब हुई थी, कब लागू किया। इसके अलावा देखो प्रमुख 16वां क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट है आपके सामने, विश्व की साझा संपदा से आप क्या समझते हैं? देखिएगा विश्व में साझा संपदा जो है, विश्व में साझा संपदा से आप क्या समझते हैं? तो साझा संपदा की आप परिभाषा लिख सकते हैं कि विश्व में साझा संपदा उन संसाधनों को कहा जाता है। लिखेंगे दोस्तों साझा संपदा, साझा संपदा, साझा संपदा जो है, साझा संपदा उन संसाधनों को कहा जाता है, उन संसाधनों को कहा जाता है। याद रखना विश्व में साझा संपदा उन संसाधनों को कहा जाता है जिस पर किसी एक का नहीं, 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 बल्कि पूरे समुदाय का अधिकार होता है, बल्कि पूरे समुदाय का अधिकार होता है। किसका अधिकार होता है? पूरे समुदाय का अधिकार होता है, समुदाय का अधिकार होता है, उसे क्या कहते हैं दोस्तों? साझी संपदा। जैसे उदाहरण के तौर पर, जैसे दोस्तों संयुक्त परिवार का चूल्हा, ठीक है, संयुक्त परिवार का चूल्हा, या फिर उदाहरण हम और दे सकते हैं दोस्तों प्रमुख जैसे नदियां हो गई, ठीक है। ये क्या है दोस्तों? ये है दोस्तों साझा संपदा। यानी विश्व में साझा संपदा उन संसाधनों को कहा जाता है जिस पर किसी एक का नहीं बल्कि पूरे समुदाय का अधिकार होता है। जैसे संयुक्त परिवार का चूल्हा, नदियां, ये हो गई। इसी प्रकार से एक 17वां क्वेश्चन जो एग्जाम में पूछा जाता है कि एजेंडा 21 से आप क्या समझते हैं, या फिर टिकाऊ विकास से आप क्या समझते हैं। तो देखिएगा एजेंडा 21, याद रखें परिभाषा एजेंडा 21, एजेंडा 21 है आपके सामने, ध्यान रखना दोस्तों, एजेंडा 21 है, एजेंडा 21। तो विकास के कुछ तौर तरीके सुझाए गए। जो एजेंडा 21 है इसमें विकास के तौर तरीके सुझाए गए, लेकिन इसकी आलोचना भी होती है,
ठीक है, कि ये विकास पर अधिक ध्यान देता है लेकिन पर्यावरण पर बहुत कम ध्यान देता है। ये तो विकास करता है लेकिन पर्यावरण को ऐसा नहीं सोचता कि पर्यावरण को हानि पहुंच रही है। ये पर्यावरण पर बहुत कम ध्यान देता है और लगातार विकास पर ध्यान देता है। तो ये इस एजेंडा 21 में बताया गया है। तो प्रश्न पूछा जाए एजेंडा 21, इसमें विकास के कुछ तौर तरीके सुझाए गए हैं और इसकी आलोचना भी होती है। एक है टिकाऊ विकास। टिकाऊ विकास तो आर्थिक वृद्धि का विकास ऐसे हो कि पर्यावरण को नुकसान ना पहुंचे, इसे कहा गया टिकाऊ विकास। तो ये भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा फटाफट दोस्तों, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है और इस चैप्टर का ये लास्ट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन आप याद कर लेना और आपके 5 नंबर पक्के हैं, इनसे बाहर नहीं आने वाले दोस्तों, ठीक है। 2 नंबर के अंदर ये प्रश्न पूछा जाएगा। 2 नंबर के अंदर देखो, भारत सरकार द्वारा पर्यावरण संरक्षण हेतु क्या प्रयास किए गए, पर्यावरण को बचाने के लिए भारत सरकार द्वारा कौन कौन से प्रमुख प्रयास किए गए। तो ये पॉइंट बाय पॉइंट आपको इसी तरीके से एग्जाम में लिखना है, जिसमें आप पहला पॉइंट लिखेंगे कि नेशनल ऑटो फ्यूल पॉलिसी में बदलाव किया जाए, ठीक है। अगर पर्यावरण को बचाना है तो आप नेशनल ओलो फ्यूल पॉलिसी में क्या करें, बदलाव करें। दूसरा पॉइंट है स्वच्छ ईंधन अनिवार्य किया जाए, सीएनजी एलपीजी इनका प्रयोग किया जाए, ठीक है। और सीएनजी द्वारा गाड़ी चलाई जाए दोस्तों, ठीक है, सीएनजी द्वारा गाड़ी चलाई जाए। और प्रमुख जैसे दोस्तों ऊर्जा संरक्षण अधिनियम, हमें इस प्रकार से जो है वो अधिनियम लागू करने चाहिए। जैसे 2001 में बना था ऊर्जा संरक्षण अधिनियम, 2003 में बना था बिजली संरक्षण अधिनियम, ठीक है। तो ऐसे जो है वो अभियान चलाए जाने चाहिए। और स्वच्छ कोयले का उपयोग किया जाए, स्वच्छ कोयले का उपयोग किया जाए और बायोडीजल का प्रयोग किया जाए दोस्तों। तो ये जो है आप इसमें ये लिख सकते हैं कि प्रमुख हम इस तरीके से जो है पर्यावरण को बचा सकते हैं। और भी अनेक जो है अपने बौद्धिक क्षमता के अनुसार आप खुद लिख सकते हैं दोस्तों। तो ये थे दोस्तों हमारे सामने प्रमुख 18 क्वेश्चन इस चैप्टर के, और ये था हमारा पर्यावरण और प्राकृतिक संसाधन, और ये हमने किए पूरे दोस्तों 5 नंबर पक्के। और इस चैप्टर से आपके 4 प्रश्न पूछे जाएंगे दोस्तों। तो मैं कह रहा हूं आप सभी को एक बार फिर दोस्तों, आपके पास समय है, अभी आपके पास समय है 1 महीने का दोस्तों। तो सभी मेरी चैप्टर वाइज जो ब्लूप्रिंट के अनुसार मैंने क्लासेस ली हैं वो सब आपको अच्छे से याद होनी चाहिए। और साथ ही दोस्तों मेरे सीरीज मिलेगी आपको 30 रुपए में, नीचे व्हाट्सएप नंबर दे रखे हैं, वो भी आप अच्छे से याद कर लेना। और पूरे में से पूरे नंबर है दोस्तों, 1 नंबर भी नहीं कटेगा। ओके, तो मिलेंगे वापस आपको नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।